राजपुर नामक गांव में मनोहर नाम का किसान रहता था। मनोहर के 4 बेटे थे। मनोहर के 3 बेटे तो बहुत समझदार थे, लेकिन उसके छोटे बेटे वीरू में बुद्धि कम थी। वीरू तेज दिमाग वाला नहीं था। वीरू तेज दिमाग वाला नहीं था, लेकिन उसका शरीर उतना ही ताकतवर था। वह बहुत मजबूत और तंदुरुस्त था। एक दिन मनोहर ने सोचा, मेरे तीनों बेटे तो बहुत बुद्धिमान हैं। वे अपना जीवन किसी ना किसी तरह से ही चला लेंगे, लेकिन यह वीरू कम बुद्धि वाला है। उसकी कमाई की मुझे बहुत चिंता है। क्यों ना मैं अपनी इस छोटे बेटे को पहलवानी सिखा दूं। वैसे भी इसका शरीर देखने में पहलवानों जैसा ही है। अब मनोहर ने अपने छोटे बेटे वीरू को पहलवानी सिखाना शुरू कर दिया। उसे अच्छी पहलवानों वाली खाने की चीजें दी जाने लगी। बहुत जल्दी ही वीरू ताकतवर पहलवान बन गया। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ समय बाद मनोहर ने अपने 3 बड़े बेटों की शादी कर दी। जब बड़े बेटों का विवाह हो गया तो तीनों बहुएं छोटे देवर वीरू से जलने लगी। वे मन में सोचती, यह छोटा देवर कोई काम धंधा नहीं करता, पूरे दिन बस खाता रहता है और हमारे पति मेहनत में लगे रहते हैं। यह बैठे बैठे मजे करता है। यह सोचकर तीनों बहुओं ने अलग होने के लिए झगड़ा करना शुरू कर दिया। जब बहुएं अलग होने की जिद करने लगी तो मनोहर ने मन में सोचा, अब मुझे वीरू की भी शादी विवाह करवा देना चाहिए। यही सोचकर मनोहर ने किसी तरह से अपने छोटे बेटे का विवाह भी कर दिया। संयोग से वीरू पहलवान की पत्नी बहुत ही सुंदर और अक्लमंद थी। आसपास के इलाके में कोई स्त्री उसके जैसी सुंदर नहीं थी। वीरू का विवाह होने के बाद मनोहर ने चारों बेटों को अलग अलग कर दिया ताकि घर में कोई झगड़ा ना हो। जब चारों बेटे अलग हुए तो 3 बड़े बेटे जो समझदार थे वे तो अच्छी कमाई करने लगे, लेकिन छोटा बेटा वीरू पहलवान था। उसका तो बस एक ही काम था, अच्छा खाना खाना और रोज पहलवानी करना। इसी कारण जल्दी ही उसके घर में पैसों की तंगी होने लगी। जब खर्च पूरे नहीं हुए तो वीरू पहलवान की पत्नी तारा उससे झगड़ने लगी। वह कहती कि तुम कोई काम धंधा तो करते नहीं, दिन भर पड़े रहते हो और तुम्हें खाने में भी अच्छा अच्छा चाहिए। ऐसे हमारा गुजारा कैसे होगा। अब दोनों पति पत्नी में खूब झगड़ा होने लगा। क्योंकि पहलवान की पत्नी बहुत समझदार थी, उसने सोच विचार करके एक दिन कहा, तुम राजा के पास जाओ और उनसे कहो कि मुझे नौकरी चाहिए। वीरू बोला, तुम क्या कह रही हो, मुझे तो कोई काम ही नहीं आता। मैं बस पहलवानी ही कर सकता हूँ और खा सकता हूँ, इसके अलावा कुछ आता ही नहीं। तो राजा मुझे नौकरी कैसे देंगे, और किसी तरह अगर नौकरी मिल भी गई तो मैं करूँगा क्या। अब तारा बोली, वह सब मुझ पर छोड़ दो, जैसा मैं कहूँ वैसा करो। तुम महाराज के पास जाओ और कहना कि मुझे लाख रुपए की नौकरी चाहिए, और यह बिल्कुल भी मत बताना कि तुम्हें कुछ नहीं आता। अब तारा ने वीरू को समझा बुझाकर राजा के पास भेज दिया। बेचारा वीरू दुखी होकर राजा के दरबार की ओर चल दिया। जब वह राजा के दरबार में पहुंचा तो राजा ने देखा कि बहुत हष्ट पुष्ट बलवान आदमी उसके सामने खड़ा है। राजा ने पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो। वीरू बोला, महाराज मुझे नौकरी चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले यह बताओ कि तुम क्या काम कर सकते हो। तब वीरू बोलने लगा, महाराज ऐसा काम जो आपके राज्य में कोई ना कर पाए वो काम मैं करूंगा, परंतु इसके बदले में मैं आपसे 1 लाख का वेतन लूंगा। राजा ने अपने मंत्रियों से सलाह ली और कहा, देखो तो जरा, क्या हमसे पहले कभी किसी पूर्वज राजा ने किसी को लाख वेतन वाले को नौकरी पर रखा था या नहीं। राजा के मंत्री ने जब पुराने दस्तावेज को देखे तो उन्हें पता चला कि महाराज के दादा ने भी 1 लाख वेतन वाले को नौकरी पर रखा था। मंत्री कहने लगा, महाराज
आपकी दादा ने भी 1 लाख वेतन पर नौकरी पर रखा था। अपने मंत्री की बात सुनकर राजा बोला, तो ठीक है, हम भी अपने यहाँ 1 लाख वेतन वाले को नौकरी पर रख लेते हैं। यही सोचकर राजा ने वीरू को लाख वाले के रूप में यहाँ नौकरी दे दी और कहा कि जब हमें तुम्हारी ज़रूरत होगी हम तुम्हें बुलवा लेंगे, तब तक तुम हमारे मेहमान घर में रह सकते हो। अब तो वीरू पहलवान बड़े ही आराम से राजसी महल में रहने लगा और उसी दिन से वीरू 1 लाख का वेतन पाने लगा। अब वह रोज पहलवानी करता, घूमता फिरता और आराम से सो जाता। धीरे धीरे यूं ही कुछ वक्त बीत गया। एक दिन राजा और उसके मंत्री वीरू से बोले, तुम कई दिनों से अपने घर नहीं गए हो, इसलिए अपने घर हो आओ और हम भी तुम्हारा घर देखना चाहते हैं, इसलिए हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। महाराज की बात मानकर वीरू पहलवान राजा और मंत्री को लेकर अपने गांव के लिए चल देता है। वीरू पहलवान राजा और मंत्री को लेकर जब अपने घर पहुंचा तो तारा ने देखा कि राजा और मंत्री हमारे घर आए हैं, तो उसने उनके लिए बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन बनाया और उन्हें अपने हाथों से परोसा। तभी राजा की नजर तारा पर पड़ी। तारा की सुंदरता देखकर राजा हैरान हो गया। वह इतनी सुंदर थी कि राजा की रानी भी उसके सामने कुछ नहीं थी। भोजन करने के बाद राजा और मंत्री वापस चले आए। राजा और मंत्री महल में पहुंचे, तभी राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, इस वीरू की पत्नी तो बहुत सुंदर है, उतनी सुंदर तो हमारी रानी भी नहीं है। तब मंत्री ने कहा, हाँ महाराज, वीरू की पत्नी सुंदर तो है, परंतु क्या किया जाए, यह तो अपना अपना नसीब है। किसी के भाग्य में सोना तो किसी के भाग्य में मिट्टी भी नहीं। राजा बोला, मंत्री जी, हम वीरू की पत्नी को पाना चाहते हैं, इसलिए हमें कोई तरकीब बताओ, हमें क्या करना चाहिए। मंत्री बोला, महाराज, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं कोई ना कोई उपाय सोचकर आपको बताऊंगा। राजा और मंत्री उसी दिन से वीरू की पत्नी को हड़पने का षड्यंत्र रचने लगे। धीरे धीरे कुछ समय और बीता। तभी महाराज की माँ यानी राजमाता बीमार पड़ गई। जब राजमाता बीमार पड़ गई तो महाराज ने बड़े बड़े वैद्यों को उन्हें दिखाया, परंतु कोई भी वैद्य उन्हें ठीक नहीं कर सका। एक दिन एक वैद्य जी आए तो मंत्री के मन में एक योजना बनी कि वीरू की पत्नी को पाने का यही मौका है। वीरू ने कहा था कि जो काम कोई नहीं कर सकता वो मैं कर सकता हूँ। आज उसे उसके ही जाल में फंसाने का मौका मिल गया। फिर वह मंत्री उस वैद्य के पास गया और उससे बोला, वैद्य जी, अगर आप हमारे बताए अनुसार राजमाता का इलाज करेंगे तो मैं आपको 500 सोने के सिक्के दूंगा। 500 सोने के सिक्कों की बात सुनकर वैद्य के मन में लोभ उत्पन्न हो गया। उसने झट से बोला, बताइए मंत्री जी, मुझे क्या करना होगा। मंत्री ने कहा, वैद्य जी, आप राजमाता के इलाज के लिए राजा से ऐसी चीज की मांग करना जो कहीं भी ना मिले। 500 सोने के सिक्कों के लालच में आकर वैद्य कहने लगा, मंत्री जी, मैं ऐसा ही करूंगा। अब मंत्री राजा को लेकर उस वैद्य के पास गया। वैद्य ने राजमाता की नब्ज देखी और नब्ज देखकर राजा से कहा, महाराज, इनका इलाज अब संभव नहीं है। यह सुनकर राजा घबरा गया और कहने लगा, क्यों वैद्य जी, क्या बात है। वैद्य जी बोले, राजन, आपकी माता को केवल एक ही चीज ठीक कर सकती है। राजा पूछने लगा, बताओ वो क्या है। फिर वैद्य जी बोले, महाराज, वो चीज बहुत ही दुर्लभ है, इतनी आसानी से नहीं मिल सकती। राजा बोला, आप बताओ तो सही, मैं उस दवा को किसी भी तरह ढूंढ कर लाऊंगा। तब वैद्य जी ने बताया, महाराज, यदि आप 4 हुर बिलाव मंगवा दें तो आपकी माता ठीक हो सकती है। उन चारों का तेल निकलवा कर यदि उस तेल से राजमाता के शरीर की मालिश की जाए तो वे बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। वैद्य की बात सुनकर राजा मन ही मन विचार करने लगा कि अवश्य ही
उस जानवर को मंगवाना चाहिए। फिर राजा ने पूछा, वो कहाँ मिलता है? वैद्य कहने लगा, महाराज, वो हिमालय के जंगलों में मिलता है। राजा ने कहा, ठीक है वैद्य जी, तब तक आप हमारी माता का इलाज करते रहिए। हम अभी दरबार में जाकर किसी को हुर बिलाव लाने के लिए भेजते हैं। दरबार में जाकर महाराज ने अपने सभी सभासदों, मंत्रियों और सेनापतियों को बुलाकर उनसे कहा, क्या कोई ऐसा योद्धा है जो हुरबिलाव नाम का जानवर ला सके? यह बात सुनकर कुछ समझदार लोग कहने लगे, महाराज, यह हुरबिलाव क्या होता है? हमने आज तक यह नाम कभी नहीं सुना। राजा कहने लगा, यह एक विशेष प्रकार का जानवर होता है जो हिमालय के जंगलों में रहता है। राजा की बात सुनकर सभी दरबारी चुप हो गए, क्योंकि जिस हुरबिलाव की बात राजा कर रहे थे, आज तक किसी ने ऐसा कोई जानवर नहीं देखा था, ना ही सुना था। अब राजा ने उन्हें चुपचाप देखते हुए मंत्री से कहा, मंत्री जी, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। राजमाता को बचाने के लिए हमें हुरबिलाव जानवर को लाना ही होगा। फिर मंत्री कहने लगा, महाराज, जो वीरू पहलवान है हमारे यहाँ केवल बैठे बैठे वेतन ले रहा है, वह किस दिन काम आएगा? क्यों ना वही इस हुरबिलाव को लाने जाए। आप उसे बुलाकर कहिए कि वह 1 महीने के अंदर हुरबिलाव को लाकर दे, नहीं तो उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। मंत्री ने आगे कहा, महाराज, अगर वीरू पहलवान हुरबिलाव लेने जाएगा तो कभी लौट कर ही नहीं आ पाएगा, क्योंकि हुरबिलाव नाम का कोई जानवर होता ही नहीं है। राजा ने पूछा, क्या मतलब? तब मंत्री ने महाराज को अपने द्वारा रचे गए पूरे षड्यंत्र के बारे में विस्तार से बता दिया। मंत्री का षड्यंत्र सुनकर राजा बहुत खुश हो गया और बोला, वाह मंत्री जी, आपने तो बहुत अच्छा उपाय निकाला है। हम कल ही उस पहलवान को हुरबिलाव लाने के लिए भेज देंगे। अगर वह खाली हाथ वापस आया तो हम उसे फांसी पर चढ़ा देंगे और पहलवान की पत्नी को हम अपनी रानी बना लेंगे। अब तो राजा ने बिना देर किए कुछ सिपाही भेजकर पहलवान को अपने दरबार में बुलवा लिया। पहलवान के दरबार में आते ही महाराज कहने लगे, वीरू पहलवान, तुम काफी समय से बैठे बैठे वेतन ले रहे हो, लेकिन अभी तक तुमने हमारा कोई काम नहीं किया है। अब तुम्हारे लिए एक जरूरी काम आ गया है। वीरू पहलवान बोला, आदेश कीजिए महाराज, मैं अवश्य करूंगा। तब राजा ने कहा, हमें 4 हुरबिलाव नाम के जानवरों की जरूरत है। उनका तेल निकलवाना है और उस तेल से राजमाता के शरीर पर मालिश करवानी है, जिससे उनकी बीमारी दूर हो सके। राजा की बात सुनकर वीरू पहलवान सोच में पड़ गया और कहने लगा, महाराज, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, यह हुरबिलाव क्या होता है? राजा ने कहा, हम भी नहीं जानते, लेकिन यह काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो, इसलिए हमने इस काम के लिए तुम्हें चुना है। बहुत सोच विचार के बाद पहलवान बोला, ठीक है महाराज, आप मुझे कुछ समय दीजिए। तब महाराज बोले, मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ। अगर तुम 1 महीने में 4 हुरबिलाव नहीं ला पाए तो तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। महाराज की बात सुनकर वीरू पहलवान घबरा गया और आदेश का पालन करने के लिए हिमालय की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह सोचता रहा, हमने तो कभी इस जानवर के बारे में ना सुना है ना ही देखा है। शायद मेरी पत्नी को इस बारे में कोई जानकारी हो, इसलिए एक बार अपनी पत्नी से मिल लेना चाहिए, शायद उसे कुछ पता हो। यही सोचकर वह सीधा अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी तारा को सारी बात बता दी। तारा ने जब सारी बात सुनी तो उसने मन ही मन विचार किया, ऐसा तो कोई जानवर होता ही नहीं, शायद महाराज ने मेरे पति के लिए कोई षड्यंत्र रचा है। बहुत सोच विचार करने के बाद वह बोली, ठीक है, तुम्हें महाराज ने 1 माह का समय दिया है। मेरे मायके में बहुत से हुरबिलाव मिलते हैं। तुम ऐसा करो कि मेरे मायके चले जाओ और वहीं रहना। जब तक मैं खबर ना भेजूं
तब तक वापस मत आना। मैं अपने भाइयों से कहकर हुरबिलाव मंगवा दूंगी। यह बात सुनकर वीरू पहलवान खुश हो गया और अपने ससुराल चला गया और वहीं आराम से रहने लगा। उधर तारा ने सोचा कि राजा अवश्य ही मेरे पति को ढूंढते हुए यहाँ तक आएगा। उसने सारी परिस्थितियों को पहले ही भाप लिया और अपने आंगन में 100 हाथ गहरा एक कुआं खुदवा दिया। फिर उसके ऊपर कच्चे धागों से एक चारपाई बुनकर रख दी और उस चारपाई के ऊपर अच्छे से बिस्तर लगा दिया। इधर राजा ने सोचा कि यही सही मौका है, वीरू पहलवान के घर जाकर उसकी पत्नी से अपने प्यार का इजहार करना चाहिए। अगले दिन राजा ने वीरू पहलवान के दरवाजे पर दस्तक दी और आवाज लगाई। तारा ने आकर दरवाजा खोला। द्वार पर राजा को देखकर वह बोली, महाराज, इस समय मेरे पति घर पर नहीं हैं, इसलिए आप बाहर ही बैठिए, मैं आपके लिए भोजन पानी लेकर आती हूँ। राजा बोला, अरे नहीं नहीं, मैं बाहर क्या करूँगा, मैं भी तुम्हारे साथ अंदर ही चलता हूँ। तारा को अपने जाल में फंसाने की नीयत से राजा कहने लगा, हे सुंदरी, लगता है कि वीरू पहलवान तुम्हें अच्छे से नहीं रखता है। अरे वो तुम्हें क्या अच्छे से रखेगा, वह तो खुद दूसरी की नौकरी करता है। अगर तुम हमारे महलों की रानी होती तो तुम्हारी जिंदगी कितनी खूबसूरत होती। राजा के मुख से ऐसी मीठी मीठी बातें सुनकर तारा समझ गई कि राजा की नीयत खराब है। उसने सोचा अब इसे सबक सिखाना चाहिए। तारा ने राजा से कहा, आइए महाराज, अंदर आइए, आप ठीक कह रहे हैं, पहलवान किसी भी तरह से मेरे योग्य नहीं है। अब मैं ही उसे छोड़ दूंगी और आज से मैं आपके साथ ही रहूंगी। राजा उसकी बातों में आ गया और उसके साथ अंदर चला गया। घर के आंगन में तारा ने जो कच्चे सूत की चारपाई कुएं के ऊपर बिछा रखी थी और उस पर मखमल की चादर डाली थी, उसी चारपाई की ओर इशारा करते हुए तारा ने कहा, महाराज, आप इस चारपाई पर बैठिए। जैसे ही राजा उस चारपाई पर बैठा तो कच्चे धागे से बुनी हुई चारपाई टूट गई और राजा सीधे उस कुएं में गिर पड़ा और उसे बहुत चोटें आई। महाराज के कुएं में गिरते ही तारा जोर जोर से हंसने लगी और बोली, महाराज, अब आप इसी कुएं में बैठकर अपना राजपाट चलाइए। यह सुनकर महाराज सोचने लगा, यह क्या हो गया, अब मैं तो फंस गया। जब 3-4 दिन हो गए और राजा अपने दरबार में नहीं पहुंचा तो मंत्री सोचने लगा, महाराज को क्या हुआ। महाराज तो वीरू पहलवान की पत्नी के पास गए थे, ना जाने वहां क्या कर रहे हैं, मुझे भी चलकर देखना चाहिए। ऐसा सोचकर मंत्री भी वीरू पहलवान के घर की ओर चल पड़ा। मंत्री वीरू पहलवान के दरवाजे पर पहुंचा और आवाज लगाई तो पहलवान की पत्नी तारा बाहर आई। बाहर आकर उसने देखा कि राजा के मंत्री जी खड़े हैं। वो बोली, कहिए मंत्री जी, कैसे आना हुआ। मंत्री कहने लगा, मैं महाराज से मिलने आया हूँ, वह 4 दिन से आपके यहाँ ही रुके हुए हैं। इस पर तारा बोली, वह तो उसी दिन लौट गए थे जिस दिन यहाँ आए थे। यह सुनकर मंत्री सोचने लगा, अच्छा हुआ महाराज यहाँ नहीं है, अब मैं इससे अपनी दिल की बात कह दूंगा। मंत्री बोला, मैं इसलिए आया हूँ कि मैं तुम्हें बता दूं कि देखो, वीरू पहलवान तो अब मर ही जाएगा, वह जीवित नहीं रहेगा क्योंकि वह हिमालय के जंगलों में गया है। तुम कहाँ अकेली यहाँ रहोगी, इसलिए तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें महाराज के महल में रख दूंगा। तारा ने जब मंत्री की बातें सुनी तो वह मंत्री के इरादे समझ गई। उसने फिर से दिमाग से काम लिया और कहने लगी, आप मेरे साथ अंदर बैठिए। इस प्रकार तारा मंत्री को बुलाकर अंदर ले गई और उसी चारपाई पर बैठने को कहा। मंत्री जैसे ही चारपाई पर बैठा तो वह भी सीधे कुएं में गिर पड़ा। मंत्री को देखकर राजा कहने लगा, मंत्री जी, तुम यहाँ कैसे। तब मंत्री ने कहा, महाराज, आप यहाँ कैसे। राजा ने जवाब दिया कि मैं वीरू पहलवान की पत्नी से खुशामद में हूँ,
अब तू भी आ गया है तो और भी अच्छा हुआ। इस प्रकार राजा और मंत्री कुएं के अंदर फंस जाते हैं। 2-4 दिन बीतने पर राजा के सेनापति ने विचार किया कि राजा को ढूंढने के लिए मंत्री भी वीरू पहलवान के घर गया था। वह भी लौटकर अभी तक नहीं आया। मुझे भी चलकर देखना चाहिए कि उनके साथ आखिर क्या हुआ है। वह कहीं पहलवान की पत्नी के पास ही तो नहीं रुक गए। ना जाने दोनों वहां क्या कर रहे हैं। यह विचार करके सेनापति भी पहलवान के घर की ओर चल देता है। सेनापति जब शाम होने पर वीरू पहलवान के घर पहुंचता है तो वह भी पहलवान की सुंदर पत्नी को देखकर अपनी नीयत खराब कर लेता है। पहलवान की पत्नी सेनापति को भी अपने घर के अंदर ले जाती है और उसी खाट पर बैठने को कहती है। जैसे ही सेनापति खाट पर बैठा, वह भी नीचे कुएं में गिर गया, जहां राजा और मंत्री पहले से ही पड़े हुए थे। जब राजा और मंत्री ने सेनापति को देखा तो कहने लगे, सेनापति, तुम भी यहाँ आ गए? सेनापति बोला, अरे महाराज, आप भी यहीं हैं। मैं तो आपको ही ढूंढने आया था। राजा बोला, तो तुमने मुझे ढूंढ लिया, अब पड़े रहो। अब वे सोचने लगे कि कहाँ फंस गए। वह तो पहलवान की पत्नी को लेने आए थे और उल्टे उनकी ही जान पर बनाई। अगले दिन राजा के कोतवाल ने मन में विचार किया कि मैं भी चलकर देखता हूँ कि महाराज, मंत्री और सेनापति अब तक क्यों नहीं लौटे। जो भी पहलवान की पत्नी के पास जाता है वह लौट कर क्यों नहीं आता। यही विचार करके कोतवाल भी पहलवान के घर की ओर चल देता है और कोतवाल भी उसी प्रकार उस कुएं में पहुंच जाता है जहां राजा, मंत्री और सेनापति पहले से ही विराजमान थे। यह देखकर राजा कहने लगा, कोतवाल जी, आप भी यहाँ आ गए? कोतवाल ने भी पूछा, राजा साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? राजा बोला, वही कर रहा हूँ जो आप यहाँ करने आए थे, अब पड़े रहो इसी में। इस तरह 100 हाथ गहरे कुएं में गिरने से सभी को बहुत चोटें आई थी। कोई लंगड़ा हो गया, कोई लूला, किसी का चेहरा बिगड़ गया था तो किसी की आंख चली गई थी। पहलवान की पत्नी रस्सी के सहारे थोड़ा बहुत भोजन और पानी उन लोगों तक पहुंचा देती थी ताकि वे जीवित रह सके। इस प्रकार राजा और उसके साथियों को कुएं में पड़े पड़े लगभग 15 दिन बीत गए। अब तो चारों उस कुएं में पड़े पड़े बीमार पड़ने लगे। अब राजा मन ही मन सोचने लगा कि यहाँ से कैसे निकला जाए। अब वे बहुत दुखी हो गए थे। उन्होंने आपस में सलाह की कि किसी तरह पहलवान की पत्नी से गिड़गिड़ाकर माफी मांगकर बाहर निकलना चाहिए। बाद में हम इसे इसके किए की सजा जरूर देंगे। यही सोचकर राजा ने पहलवान की पत्नी तारा को आवाज लगाई और माफी मांगते हुए कहने लगा, हमें माफ कर दो और हमें यहाँ से बाहर निकाल दो। तारा जानती थी कि अगर इन लोगों को यहाँ से ऐसे ही जाने दिया तो वे अवश्य ही हमसे बदला लेने के बारे में सोचेंगे और हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। इसलिए उसने अपने मन में एक नई योजना बनाई और महाराज से कहा, महाराज, मैं आप लोगों को बाहर निकाल तो दूंगी और महल भी जाने दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जिस तरह मैं आप लोगों को यहाँ से भेजूंगी वैसे ही आप लोग यहाँ से जाएंगे। महाराज और उनके साथी उसकी शर्त मानने को तैयार हो जाते हैं। तब तारा कहती है, तो ठीक है, आप 2 दिन का इंतजार और करिए। तीसरे दिन हम आपको आपके महल तक स्वयं पहुंचा देंगे। यह सुनकर राजा और उसके साथ बहुत ही खुश हो गए। इधर तारा ने अपने जेठ के बच्चों को आदेश दिया, आप लोग कुछ चिड़ियों के पंखों का इंतजाम करो। चिड़िया, कबूतर, मोर और अन्य सभी पक्षियों के ज़्यादा से ज़्यादा पंख लेकर आओ और एक कमरे में उन पंखों को भर दो। उसके तीनों जेठों के पुत्र ने 2 दिन में ही वो कमरा पंखों से भर दिया। जब तीसरा दिन हुआ तो तारा ने अपने जेठ के पुत्रों को फिर बुलाया और उनसे कहा, आप 2 क्विंटल तारकोल का इंतजाम करो। इस प्रकार तारकोल का इंतजाम किया गया।
फिर उसे गर्म किया गया। जब वह पतला हो गया तो उसे ठंडा होने के लिए रख दिया गया। ठंडा हो जाने पर उसे एक बड़ी कढ़ाई में भर कर रख दिया गया। उसके बाद तारा ने अपने तीनों जेठों के पुत्र की मदद से कुएं में एक मोटा सा रस्सा डालकर सबसे पहले राजा को बाहर निकाला और उनसे कहा, आप इस कढ़ाई में डुबकी लगाओ और इसके बाद उस कमरे में जाकर लेट जाओ। राजा तो पहले से ही अधमरा हो चुका था, इसलिए उसने चुपचाप तारा की बात मानते हुए तारकोल भरी कढ़ाई में डुबकी लगाई और बगल वाले कमरे में जाकर लेट गया, जिस कमरे में पक्षियों के पंख भरे हुए थे। शरीर पर तारकोल होने के कारण जैसे ही वह पक्षियों के पंख वाले कमरे में लेटा तो उसके पूरे शरीर पर पंख चिपक गए। इसी प्रकार एक एक करके चारों को कुएं से निकाला गया और तारकोल में नहाया गया। उसके बाद पंख वाले कमरे में भेजकर उन्हें लिटाया गया। चारों तारकोल में डुबकी लगाने के कारण पहले से ही काले हो गए थे और अब तो उनके शरीर पर पक्षियों के पंख भी चिपक गए थे। अब वे एक अजीब प्राणी की तरह दिखने लगे थे। कुएं में गिरने के कारण वे पहले ही चोटिल हो गए थे और इतने दिनों तक कुएं में बंद रहने की वजह से उनका स्वास्थ्य भी खराब हो गया था, जिस कारण वे कोई विरोध करने की स्थिति में नहीं थे। लेकिन मन में सोच रहे थे कि बस एक बार यहाँ से छूटकर महल तक पहुंच जाए। इसके बाद इस वीरू पहलवान की पत्नी को ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर याद रखेगी। इधर तारा ने अपने मायके खबर भेजकर अपने पति वीरू को भी वापस बुला लिया। पहलवान जब घर वापस आया तो उसकी पत्नी ने कहा, देखो, मैंने 4 हुरबिलाव जानवरों का इंतजाम कर दिया है। चारों हुरबिलाव अंदर कमरे में बैठे हैं। वीरू ने जाकर देखा कि कमरे में बहुत ही विचित्र प्रकार के 4 जीव बैठे थे। वे देखने में तो इंसानों जैसे लगते थे। उनका शरीर काला था। उन चारों प्राणियों को देखकर वीरू बहुत खुश हुआ। फिर तारा बोली, आप इन्हें रस्सी से बांधकर राजमहल ले जाइए। वैसे तो यह बड़े ही सीधे साधे हैं, चुपचाप चले जाएंगे, लेकिन यदि इनमें से कोई भी रास्ते में उत्पात करे तो उसकी पिटाई के लिए एक मोटा डंडा भी साथ ले जाइए। वीरू खुश होकर चारों को रस्सी से बांधकर उन्हें लेकर राजमहल की ओर चल पड़ता है और अपने हाथ में एक मोटा डंडा लिए था। बेचारे पहले से ही घायल और कमजोर थे, ऊपर से पहलवान के डंडे का डर, इसलिए वे चुपचाप राजमहल की ओर चलते हैं। पैदल चलते हुए वीरू पहलवान जब राजमहल पहुंचता है तब तक शाम हो जाती है। वीरू सोचता है अब तो रात हो गई है, महाराज भी सोने के लिए अपने कमरे में चले गए होंगे, इसलिए इन्हें कल सुबह ही दरबार में पेश करूंगा। ऐसा सोच विचार कर वीरू पहलवान उन चारों को एक कोठरी में बंद कर देता है और स्वयं जाकर सो जाता है। अब राजा, मंत्री, कोतवाल और सेनापति विचार करने लगते हैं कि यदि सुबह पहलवान ने हमें दरबार में पेश कर दिया तो महारानी हमें मरवा कर हमारा तेल निकलवा लेगी, क्योंकि उन्हें शीघ्र राजमाता को ठीक कराना है। अब हमारी मृत्यु निश्चित है। यदि हम पहचाने भी गए तो सारे नगर में हमारी हंसी उड़ाई जाएगी, इसलिए जल्दी कोई उपाय कीजिए। तभी अचानक राजा कहता है, इस कोठरी से एक गुप्त सुरंग मेरे कमरे तक जाती है। आप लोग ऐसा कीजिए, इस पत्थर को उठाइए और मुझे उस सुरंग में उतार दीजिए। चारों ने जोर लगाकर पत्थर उठाया और राजा को सुरंग में नीचे उतार दिया। राजा सुरंग के माध्यम से अपने कमरे में पहुंच जाते हैं। महल में जाकर राजा जोर से आवाज लगाते हैं। रानी बाहर निकलकर राजा को देखती है तो घबरा जाती है, क्योंकि राजा का रूप बहुत अजीब हो गया था। उनके पूरे शरीर पर पंख ही पंख लगे हुए थे। ऐसा कोई जानवर या इंसान उसने पहले कभी नहीं देखा था। रानी जोर से चीख पड़ी। रानी की आवाज सुनकर नौकर चाकर, दास दासियां और कुछ सैनिक वहां इकट्ठा हो जाते हैं।
सब मिलकर उस विचित्र जीव की बहुत पिटाई करते हैं। वे कहने लगते हैं, मारो मारो, पता नहीं कौन सा जानवर महल में घुस आया है। राजा चिल्ला चिल्ला कर कहते रहते हैं, मुझे मत मारो, मैं महाराज हूं। लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुनता। काफी मार खाने के बाद रानी उनकी आवाज पहचान जाती है। तब रानी सभी को कमरे से बाहर निकाल देती है और राजा से पूछती है, यदि आप सच में महाराज हैं तो फिर आपने यह क्या होलिया बना रखा है? आपके साथ क्या हुआ है? राजा कहते हैं, पहले शांत हो जाओ और मुझे चुपचाप नहाने के घर में ले चलो और थोड़ा मिट्टी का तेल मंगवाओ, मुझे जल्दी से नहाना है। रानी अपने सेवक को कहकर मिट्टी का तेल मंगवाती है और राजा मिट्टी के तेल से नहाता है। नहाने के बाद अब वह अपने असली रूप में आ चुका था। अब राजा रात को आराम से अपने महल में सो जाता है और सुबह शाही कपड़े पहनकर अपने दरबार में जाकर बैठ जाता है। इधर जब सवेरा होता है और वीरू पहलवान जागता है तो वह सबसे पहले उस कोठरी में जाता है जिसमें उसने रात को चारों हुरबिलाव को कैद किया था। जैसे ही पहलवान कोठरी के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि 4 हुरबिलाव में से एक हुरबिलाव गायब था। अब वहां केवल 3 ही हुरबिलाव बचे थे। अब तो वह डंडा लेकर उन तीनों को मारने लगा और पूछने लगा, बताओ एक कहाँ गया? तीनों कहने लगे, देखो भाई, हमें मत मारो, हम आपको सब कुछ बता देंगे। वीरू पहलवान कहने लगा, जल्दी बताओ, क्योंकि अगर महाराज देखेंगे तो वह हमें फांसी पर चढ़ा देंगे। तीनों कहने लगे, देखो, जब राजा तुमसे यह पूछे कि चौथा कहाँ है तो तुम यह कह देना कि हमें सब पता है। ज्यादा पूछताछ करोगे तो हम तुम्हारी पोल खोल देंगे। तब राजा समझ जाएगा और वह तुमसे कुछ नहीं कहेगा। यह सुनकर वीरू पहलवान खुश होकर उन तीनों को लेकर राजा के दरबार में उपस्थित होता है। पूरा दरबार उन्हें देखकर अचंभित हो जाता है। सभी दरबारी उन्हें देखकर हंसने लगते हैं और सोचते हैं कि यह तो बड़े ही विचित्र जानवर हैं। ऐसे जानवर तो हमने पहले कभी नहीं देखे। वीरू पहलवान ने राजा को वह तीनों हुरबिलाव सौंप दिए। उन्हें देखकर राजा कहने लगा, अरे वीरू पहलवान, मैंने तो तुमसे 4 मंगवाए थे, यह तो केवल 3 ही है। एक कहाँ है? मैं अभी तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा। वीरू पहलवान कहने लगा, महाराज, ज्यादा बोलोगे तो मैं आपकी सारी पोल खोल दूंगा और सबको सच बता दूंगा। वीरू पहलवान की यह बात सुनकर राजा सोचने लगता है कि शायद इसको सब पता चल गया है। अगर इसने मेरी पोल खोल दी तो मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। राजा ने चुपचाप उन तीनों को ले गया और कहा, जल्दी जल्दी नहाकर साफ सुथरे होकर वापस आ जाओ। वे तीनों अपने अपने घर गए और मिट्टी के तेल से नहाकर साफ हुए। उसके बाद राजसी कपड़े पहनकर अपने असली रूप में वापस आए। फिर दरबार की कार्यवाही स्थगित करते हुए चारों आपस में विचार करने लगे। अगर हम वीरू पहलवान की पत्नी को पाने की इच्छा ना करते तो शायद हमारे साथ ऐसा नहीं होता। अब यह बात हम किसी को भी नहीं बता सकते। अगर हम लोग वीरू पहलवान और उसकी पत्नी से बदला लेने का प्रयास करेंगे तो यह बात महारानी को पता चल सकती है और पूरे नगर में भी फैल सकती है। इसलिए इस रहस्य को गुप्त ही रखना ठीक रहेगा। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।